हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यूनिस खान और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अध्याय नंबर 3 धातु और अधातु। देखते हैं इसके एमसीक्यूज को किस प्रकार सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे ही आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपका सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है महत्वपूर्ण जानकारियां, जिसमें हमने ऐसे एमसीक्यूज डाले हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं ताकि आपका चैप्टर जो है वो आपके माइंड में पूरी तरह से रिकैप हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक एमसीक्यूज, जिसके बाद में हम देखेंगे एडवांस एमसीक्यूज। तो आज का लेक्चर जो रहेगा वो अपने इस पार्ट पे रहेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन पे। इसके लिए आपने स्टार्ट क्विज पे क्लिक करना है और वन बाय वन आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न तथ्यों की पहचान करके सही मिलान करें। आपने क्या देखना है, इनमें पहचान करनी है कि कौन सा तथ्य किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। तो देखिए आपने सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ा था, यानी कि धातु और अधातु जब पढ़ते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि धातु किसे कहते हैं या अधातु किसे कहते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स या जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने की पावर रखता है, त्यागने की क्षमता रखता है, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़े, चाहे वो दो छोड़े, चाहे वो तीन छोड़े, अगर वो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं तो उन तत्वों को हमने क्या बोला था, धातु बोला था। और इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद हम समझते हैं कि वो धनायन बनाते ही हैं, इसलिए इसी ऑप्शन क्या आएगा आपका, धातु। इसी प्रकार जो तत्व इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, जैसे कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो जैसे हम इसको आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे क्लोरीन ये आपका है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसमें अगर इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो पहले इसके कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 आते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि आउटर मोस्ट के अंदर या तो 8 हो जाने चाहिए, 0 हो जाने चाहिए, क्योंकि अब 7 है तो इसके लिए क्या होगा, आसान होगा एक इलेक्ट्रॉन को लेना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है। तो सभी अधातुओं के साथ यही होता है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में या तो 5 मिलेंगे, या 6 मिलेंगे, या 7 मिलेंगे। तो 5 जिनके पास होंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, जिसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 ले लेंगे, और जिसके आउटर मोस्ट में 7 होंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। और कई बार क्या होता है, जैसे इनर्ट गैस है उसके केस में हम लास्ट में देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, बट फिर भी उनको हम क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे। तो आपका जो क्या है कि तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, अधातु। तो यहाँ पर हम अधातु लगा देंगे। धातुओं का लंबे तार में बदल जाने का गुण, इसे हम बोलते हैं तन्यता। आपने सुना होगा 1 ग्राम जो गोल्ड होता है उसको पीट कर लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है, यानी कि 1 ग्राम जो गोल्ड है वो 2 किलोमीटर लंबा तक खींचा जा सकता है। इसी तरह से जो करेंसी है, अपनी इंडियन करेंसी है, उसके अंदर जो वायर होती है वो किसकी बनी होती है, सिल्वर की बनी होती है, क्योंकि वो एक डक्टाइल यानी कि तन्यता वाला गुण रखती है। तो जितनी भी धातु होती हैं उनकी तार बनाई जा सकती है, बट सबसे बढ़िया जो अ, धातु मानी जाती है तार बनाने के लिए वो गोल्ड मानी जाती है। बट गोल्ड की तार बनाए ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो कॉस्टली ज़्यादा होती है। इसी तरह से धातुओं को पीट कर हम क्या कर सकते हैं, चद्दर में बदल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं अगाध वर्ध्यता, यानी कि आपने देखा है जैसे लोहे वगैरह के दरवाजे होते हैं तो वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि हम धातुओं को उन पीट कर उनको चद्दरों में बदल सकते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिनमें तत्व या उनके यौगिक उपस्थित होते हैं। देखो, हमें प्राकृतिक रूप से जो भी खनिज मिलते हैं, तो खनिज का मीनिंग क्या होता है, वो यही है कि जो भी प्रकृति में चीज़ मिली है उसमें हमें कुछ न कुछ मिलेगा तत्वों में से, तो उन प्राकृतिक चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। अब खनिज जैसे आप एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो सकता है, साथ में उसके साथ में कोई और दूसरे ऑक्साइड हो सकते हैं, उसमें मिट्टी वगैरह भी मिली हो सकती है, तो वो सब मिलाकर क्या बनता है, खनिज बनता है। और जब उन खनिज को हम प्योर करने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें से धातु निकाल पाएँ जो हमें चाहिए, अगर लगे कि वो धातु निकालने के बाद में हम अगर कैलकुलेशन देखते हैं कि हमें धातु ज़्यादा रुपए की या ज़्यादा कॉस्ट की मिली है और खर्चा उसके ऊपर कम आया है, यानी कि किसी भी खनिज से अगर धातु निकालना सरल और सस्ता हो, प्रोसेस आसान भी होनी चाहिए निकालने की और सस्ती भी पड़नी चाहिए, तो ऐसे खनिज को हम नाम दे देंगे अयस्क। यानी कि खनिज को अयस्क कब बोला जाएगा, जब खनिज से धातु को निकालना सस्ता तथा आसान हो। नेक्स्ट देखते हैं, तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी मैंने बताया था कि 4 से कम इलेक्ट्रॉन होने वाले जितने भी तत्व हैं, यानी कि जैसे ये देखते हैं, हम सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम वाले केस में आपने पढ़ा हुआ है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले कक्षा में 8 आएंगे, दूसरे में आपके सॉरी पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे,
तीसरे में 1 आएंगे। ऐसे मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम के टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे और तीसरे में फिर 2 आएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से एल्यूमिनियम में देखें तो लास्ट में 3 मिलेंगे, तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन मिला, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 मिले, इस तरह से एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 मिलेंगे। तो 1, 2 या 3 जिसके पास भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी क्या माने जाते हैं, धातु मानी जाती है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या आएगा आपका, धातु। इसमें से धातु सेलेक्ट किया आपने। इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया था क्लोरीन वाला, या और भी एग्जांपल दिए थे, उसमें हमने देखा था कि आउटर मोस्ट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। धातुओं में से विद्युत तथा उष्मा का गुजरने का गुण हम बोलते हैं चालकता। धातुओं द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने का गुण, यानी कि धातु को जब पीटा जाता है तो उनमें से ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है, तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं, ध्वनिक, यानी कि ध्वनि उत्पन्न करने का गुण। धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड, अधिकतर ऑक्साइड मिलते हैं अक्षारीय। अब इसकी पहचान कैसे होती है, ये अक्षारीय कैसे पता लगता है, ऑक्साइड को अक्षारीय कैसे कर सकते हैं, इसको देखो समझते हैं हम। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा सोडियम ऑक्साइड, अब अक्षारीय के लिए तो हम देखते हैं कि OH होना चाहिए, और यहाँ पर सिर्फ OH यानी कि हाइड्रोक्साइड तो कहीं है ही नहीं इसमें। इसके लिए क्या कहते हैं कि जब इन ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, जब इनको पानी के साथ मिलाया जाता है, तो ये ऑक्साइड्स होते हैं ये हाइड्रोक्साइड में बदल जाते हैं, क्योंकि अब इनके पास OH आयन है, इस वजह से इनको क्या बोल देंगे, अक्षारीय बोलेंगे। जितने भी ऑक्साइड होते हैं उनमें मोस्टली अक्षारीय मिलते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं जो अक्षारीय भी होते हैं और अम्लीय भी होते हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट, अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। अब इसी तरह से दोबारा देखते हैं हम कि ये अम्लीय कैसे होते हैं। इसके लिए हमने क्या लेना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अधातु कार्बन है, उसका ऑक्साइड बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब इसको वाटर के साथ मिलाया जाता है तो ये बन जाता है H2CO3। अब ये H2CO3 जो है वाटर के अंदर जब होगा तो ये H+ आयन देगा, ठीक है ना। तो ऑक्साइड को ध्यान से देखें तो यहाँ पर कहीं OH नहीं है, सॉरी H नहीं है, बट जब पानी में मिलाते हैं तब ये एक एसिड में बदल जाता है, इसी वजह से हम अधातुओं के ऑक्साइड को अम्लीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, धातुओं के साथ पाए जाने वाले अवांछनीय पदार्थ, यानी कि जब हम खनिज प्राप्त करते हैं प्राकृतिक रूप से, तो उसके अंदर दूसरी जो बिना रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें जो है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सबको गैंग बोलेंगे, यानी कि मिट्टी है या दूसरे ऑक्साइड है जो हमें ज़रूरत नहीं है। धातुओं को, शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया, अयस्क से शुद्ध धातु बाहर निकालना चाहेंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पृथक्करण। अलग अलग विधियां हैं अलग अलग धातुओं के हिसाब से, ये आपने पढ़ा है चैप्टर में। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलना, यानी कि सल्फाइड वालों को ऑक्साइड में बदलेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि सल्फाइड वालों को ऑक्साइड में क्यों बदलते हैं, तो ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि किसी भी धातु को उसके अयस्क से बाहर निकालने के लिए अगर उसमें सल्फाइड है या कार्बोनेट है तो उसको ऑक्साइड में इसलिए बदला जाता है क्योंकि ऑक्साइड को धातु में कन्वर्ट करना आसान होता है, इसलिए ये पृथक्करण के स्टेप्स है। ये ऊपर आपने पृथक्करण पढ़ा ना वर्ड, ये पृथक्करण के अंदर जो जो अपने स्टेप्स आएंगे वो उनमें से एक स्टेप ये भी है कि हम अगर सल्फाइड है तो भी ऑक्साइड में बदलेंगे, कार्बोनेट है तो भी ऑक्साइड में बदलेंगे, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, भर्जन। इसके बाद कार्बोनेट, कार्बोनेट वाले जो और है उसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, क्योंकि कार्बोनेट जो है गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद में वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बोनेट के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है। तो जैसे ही कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और एक ऑक्सीजन अपने मेटल के साथ में, धातु के साथ में रह जाएगी, तो वहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निस्तापन। इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण द्वारा बना आबंध, हस्तांतरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन छोड़कर, जैसे सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और क्लोरीन ले लेगा। तो जब इसमें पहचान किया है कि जब एक धातु और दूसरी अधातु, जब एक धातु अधातु से कंबाइन करेगी, जैसे सोडियम है, सोडियम जब क्लोरीन से कंबाइन करेगा तो सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा क्योंकि वो धातु है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि वो अधातु है। तो अगर ऐसे केस में दोनों के बीच में आबंध बनता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक आबंध बोलेंगे, क्योंकि एक धनात्मक आयन होता है जो कि धातु वाला पार्ट होता है और दूसरा ऋणात्मक आयन होता है जो अधातु वाला पार्ट होता है,
इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बना आबंध। अब देखो जब ए धातु से ए धातु जुड़ेगी, जैसे कार्बन है, कार्बन जब हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो देखो ए धातु ना तो ए धातु कोई भी ए धातु इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ना चाहती, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं सह संयोजन आबंध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि निम्न तत्वों को उनकी रासायनिक क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखें। तो देखो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है जिसको बोलते हैं सहक्रियता श्रेणी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको देखना है। तो सबसे पहले कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, उसके बाद में उसे कम रिएक्टिव यानी कि क्रियाशील, इस तरह से घटते क्रम में क्रियाशीलता को लिखना है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील जो आपका एलिमेंट है, इनमें से जो तत्व है वो आता है सबसे पहले पोटेशियम। उसके बाद में आता है सोडियम। सोडियम के बाद में हम देखते हैं कौन सा आता है, सोडियम के बाद में आएगा आपका कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में आएगा आपका मैग्नीशियम। ठीक है, ये आपने सक्रियता श्रेणी अगर याद की है वहाँ से आप देख पाओगे इसे। उसके बाद में आता है आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में आपका आता है जिंक, और जिंक से कम जो क्रियाशील होता है वो आता है आपका आयरन। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम इसको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, यानी कि सबसे ऊपर वो होगा जो ज़्यादा रिएक्शन करेगा, उसके नीचे उससे कम रिएक्शन वाला। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज किया है, इसे हम बोलते थे सक्रियता श्रेणी। अभी ये हाफ है, हाफ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट करते हैं। अब ये देखिए, इसी को आगे चलते हुए हम देखते हैं, उतना कर लिया आपने। इसके बाद हम ये देखते हैं भी अब इनको बचे हुए को हम रीअरेंज करेंगे। इसके बाद में आपके पास कौन सा बचा है, इसके बाद में आपका आता है, इनमें से देखना आपने, तो ये जो लेड होता है, लेड इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद में हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे। अब आपने हाइड्रोजन से जो कम रिएक्टिव है उनको रीअरेंज करना है। तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव में आएगा सबसे पहले कॉपर, उससे कम रिएक्टिव में आपका आएगा, अब देखो इसको हम देखना चाहें तो हमें पता है गोल्ड और प्लेटिनम में प्लेटिनम सबसे नीचे होता है, ठीक है ना। इस तरह से गोल्ड उससे ऊपर, और गोल्ड से कम रिएक्टिव होता है आपका यहाँ हम इसको Hg को लेते हैं 4th नंबर पे, और इसके बाद में 5वें नंबर पे आपका आ गया सिल्वर। इस तरह से आपने इसको रीअरेंज करना है। तो ये आपकी थी सक्रियता श्रेणी, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको किया है, ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं कि अपना क्या रिजल्ट रहता है। 500 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किए हैं, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। तो सबमिट करते हैं इसको। तो आपने सबमिट किया, आप देख पा रहे हो सभी 500 क्वेश्चंस के ऊपर ग्रीन मार्क आने लग रहा है। इट मीन सभी क्वेश्चंस अपने ठीक हैं, और सभी क्वेश्चंस के नीचे आपने देखना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको गिवन है, जो आपके ऊपर वाले गिवन आंसर से मैच करने लग रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत होता है, यहाँ करेक्ट आंसर में आपको पता लग जाता है भी इसका करेक्ट आंसर ये आना था। 1 बाय 1 हम इसको एक्सप्लेनेशन को देखना भी चाहें एक्सप्लेनेशन को, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 पे क्लिक कीजिए, आप देख पाओगे कि कैसे आपने अटैम्प्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन, तीसरे की, चौथे की, 5वें की। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया जाता है। ये थी आपकी आज की वीडियो। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम देखेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट MCQs। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।